चलें जी। तो आज हम सर्जरी की सेकंड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर्जरी की सेकंड क्लास में कुछ टॉपिक्स है, उनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। कमिंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं 24-year-old male presented with complaining of sudden onset umbilical pain which is radiating to all over abdomen. Patient vomit with pain attack and has not passed stool and flatus. What is likely diagnosis? जी जनाब। अब ये जो आपका एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू में वो आपसे क्या पूछने जा रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं। पहली बात उन्होंने बताया कि सडन ऑनसेट अम्बिलिकल पेन है पेशेंट को। ठीक है, फिर वो ऑल ओवर रेडिएट भी कर रहा है। दूसरी चीज, पेशेंट वोमिट कर रहा है और वोमिट तब कर रहा है जब पेन अटैक हो रहा है। ठीक है, और साथ के साथ पेशेंट ने स्टूल और ना ही प्लेटस पास किया है, जो कि डिस्क्राइब करता है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस। अच्छा, जब आप इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आप चार सिम्टम्स पढ़ते हैं, विच आर द फोर कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले एक है हमारे पास एब्डोमिनल पेन। ओके, सेकेंड वन इज कॉन्स्टिपेशन। ओके, थर्ड वन इज द वोमिटिंग एंड लास्ट वन इज द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो ये आपके पास फोर सिम्टम्स हैं फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब आपको पता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास दो टाइप्स की हैं। एक आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, एक आपके पास लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये दोनों जो हैं अपने सिम्टम डिफरेंट डिफरेंट, इन दोनों की प्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। अब अगर बात की जाए स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की जो केस होता है, हमेशा पेशेंट स्टार्ट करता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अम्बिलिकल पेन। सबसे पहले पेशेंट को क्या स्टार्ट होता है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होता है। स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें थे, ठीक है। फिर पेशेंट को साथ में वोमिटिंग स्टार्ट होती है, फिर कॉन्स्टिपेशन और फिर जाके एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। फर्स्ट पे क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, फिर कॉन्स्टिपेशन और लास्ट में जाके एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है। अब इस केस की बात करें तो इसने बता दिया कि पहले पेशेंट को अम्बिलिकल पेन हुआ, वोमिट तब होता है जब पेन अटैक होता है। ठीक है, और साथ ही उसको एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है। अगर बात की जाए हम लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे पहले पेशेंट को क्या कंप्लेन होती है, कॉन्स्टिपेशन की। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को कंप्लेन किसकी होती है, कॉन्स्टिपेशन की, इन केस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एब्डोमिनल पेन तब स्टार्ट होता है जब कॉन्स्टिपेशन एब्सोल्यूट बन जाती है। ओके, अब ये याद रखिएगा, जो स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट ही कैसे होती एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होती है इन केस ऑफ स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। बट इन केस ऑफ लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन कॉन्स्टिपेशन पहले स्टार्ट होती है रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होती है, मतलब पहले स्टूल पास नहीं हो रहा होता, सिर्फ प्लेटस पास हो रहा होता है। लेकिन जब बिल्कुल जाके वो रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन कन्वर्ट हो जाती है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन में, तब जाके पेशेंट को क्या स्टार्ट होता है, एब्डोमिनल पेन। ओके, ये स्टार्ट हुआ किस में, इन केस ऑफ लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में स्टार्ट क्या होते हैं, पहले पेशेंट को पेन स्टार्ट होता है। लेकिन लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होती है, पेन बाद स्टार्ट होता है जब एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, अब इस केस की बात करें तो पेशेंट को पहले क्या हुआ, अम्बिलिकल पेन स्टार्ट हुआ, तो मतलब ये कि लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन का केस तो ये है नहीं। ठीक है, तो इधर आपके पास ए ऑप्शन है लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, उसको आप निकाल दें। ओके, ये तो ऑप्शन आपका बनता नहीं है। अब बच गए आपके पास तीन ऑप्शन। अब मतलब ये केस आपका है क्या,
स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। ओके, तो स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो क्या हो सकता है? अब स्मॉल बॉल आपको पता है, ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम, आपके पास ये ऑप्शन हैं। ओके, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक जीजनल ऑब्स्ट्रक्शन है और एक है इलियल ऑब्स्ट्रक्शन। आपके पास कितने, आपके पास दो टाइप्स की यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस उन्होंने आपको बता दिए हैं कि या तो जीजनल ऑब्स्ट्रक्शन है या तो इलियल ऑब्स्ट्रक्शन है। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है? इनको डिफरेंशिएट करने का तरीकाकार ये है कि अब केस में इन्होंने क्या बताया, पेशेंट को वॉमिट तब होती है जब पेन अटैक होता है, ऐसे ही है। अब जीजनल ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट को वॉमिट तब होती है जब पेन अटैक होता है, वॉमिट विद पेन अटैक। ओके, लेकिन इलियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, पेशेंट को पहले वॉमिट होती है, ठीक है, फिर काफी घंटों के बाद वॉमिट रुक जाती है, लेकिन उसके बाद फिर नॉन स्टॉप वॉमिटिंग होती है। ओके जनाब, हम स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पेशेंट को क्या स्टार्ट होता है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट वोमिट करता है, लेकिन वोमिटिंग की फ्रीक्वेंसी है जिजनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ डिफरेंट है, इलियल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ डिफरेंट है। जिजनल ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होगी पेशेंट को वोमिट आएगी विद पेन अटैक, बट इन केस ऑफ इलियल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, पेशेंट पहले वॉमिट करता है, फिर काफी घंटों के बाद वॉमिटिंग रुकी रहती है और फिर उसके बाद जाके नॉन स्टॉप वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया? तो इस केस में उन्होंने बता दिया कि पेशेंट को अम्बिलिकल पेन स्टार्ट हुआ, फिर वॉमिट हुई, लेकिन वॉमिट किसके साथ है, विद पेन अटैक के साथ। तो इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो बन जाता है इज जीजनल ऑब्स्ट्रक्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये आपके पास मैंने आपको इन डिटेल बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस कैसे आ सकता है आपके पास और लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस कैसे आ सकता है। सिम्टम्स यही होंगे चारों, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। लेकिन लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में पहले रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है। जब वो रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन कन्वर्ट हो जाती है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन में, तब जाके पेशेंट को एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होता है। लेकिन इन केस ऑफ स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट स्टार्ट ही कहाँ से आता है, पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द एब्डोमिनल पेन। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बनता है, बीटा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन टू सिंपल क्वेश्चन था, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपके पास क्या होगी, और वो आपके पास एक ही है, विच इज व्हाट, एक्सरे। एक्सरे इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको पास जो डिफरेंट डिफरेंट लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको एक्सरे पे नजर आते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये क्या है, इन इस ये याद करने वाली चीज है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज एक्सरे। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, चार्ली। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में वो कहते हैं, 2 years old child, the mother noticed blood in his diaper for 2 days. No abdominal pain or constipation. He has similar episode 3 months back. What is your diagnosis? जी जनाब, कहते हैं 2 साल का बच्चा है, उसकी माँ ने नोटिस किया है उसके डायपर में ब्लड, लेकिन पेशेंट को एब्डोमिनल पेन नहीं है। अब एब्डोमिनल पेन 2 साल का बच्चा खुद बताएगा तो नहीं, मतलब वो रोता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है पेशेंट। इसको ऐसे एपिसोड 3 मंथ पहले भी हुए थे। डायग्नोसिस क्या है? अब इनके ऑप्शन है आपके पास। पहला है हिस्टस्प्रंग डिजीज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। ये होता क्या है, इस डिजीज में जो कंजेनिटल डिजीज है, इसमें जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं ना इंटेस्टाइन्स के, ठीक है, वो होते हैं एब्सेंट होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पेशेंट को फंक्शनली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ओके,
अब ये न्यू नेट्स में भी हो सकती है, ठीक है, और चिल्ड्रन में भी हो सकती है। जो न्यू नेट होगा ना, न्यू नेट, अब आपके पास एनआरई में जो हिस्टोस्प्रिंग डिजीज के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वो आपसे ज्यादा न्यूनटोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आपसे पूछते हैं कि बच्चा आया और he the child or neonate is unable to pass meconium since birth, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हिस्टोस्प्रिंग डिजीज में होता क्या है कि बच्चा पैदाइशी ही मिकोनियम पार नहीं करता, ओके। या अगर कोई बच्चा आया होगा तो वो कंप्लेन करेंगे, देर इज द कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन सिंस बर्थ, बच्चे को बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है। लेकिन ऊपर उन्होंने स्टेरियो में बता दिया पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तो है ही नहीं। हिस्टोस्प्रिंग डिजीज में तो कंप्लेन ही कॉन्स्टिपेशन की होती है, ठीक है। तो हिस्टोस्प्रिंग डिजीज तो बिल्कुल बनता नहीं है, ओके। दूसरा है आपके पास इंट्यूसिसेप्शन। इंट्यूसिसेप्शन आगे जाके हम पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके पास है मिकल डाइवर्टिकुलम। मिकल डाइवर्टिकुलम, रूल ऑफ टू आपको याद होगा, ठीक है। 2 साल का कम का बच्चा होगा, 2 फीट अवे फ्रॉम इलियोसिकल जंग, टू टू लेस देन 2% रेलेवेंस है, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पेशेंट क्या कंप्लेन करता है आपके पास, पेनलेस पेनलेस ब्लीडिंग की, पर रेक्टल ब्लीडिंग की कंप्लेन करता है मिकल डाइवर्टिकुलम में, ओके। तो ये आपके पास एक किसका केस बन जाता है, मिकल डाइवर्टिकुलम। अच्छा, मिकल डाइवर्टिकुलम, और एक और चीज है, एक और डिजीज है आपके पास, और वो डिजीज है एंजियो डिस्प्लेजिया। क्या है, एंजियोडिस्प्लेजिया, विच इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लोअर जीआई ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये होता है बूढ़ों लोगों में, एडल्ट में, ओल्डर एज में। अगर इसी केस को अगर यहाँ पे ये एज हटा दी जाए और यहाँ पे फर्क कर लिख दिया जाए, 55-year-old मेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेनिंग ऑफ पेनलेस ब्लीडिंग, नो एब्डोमिनल पेन, नो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये आपके पास केस किसका बन जाता है, एंजियो डिस्प्लेजिया का, ओके। तो इस तरीके से आपके पास इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है सी, मिकल डाइवर्टिकुलम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं, अ पेशेंट हैज अपेंडेक्टमी 3 days बैक, नाउ प्रेजेंटेड विद वॉमिटिंग, constipation and marked abdominal distension. Which electrolyte you will check first for all these symptoms, ठीक है। पेशेंट की अपेंडेक्टमी हुई है 3 दिन पहले, अब वो आया आपके साथ वोमिटिंग के साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ, और उसकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन मार्क्ड है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो आप चेक करना चाहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस केस के बारे में, वो यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा है। जनाब वो आपको बताना चाह रहा है कि पेशेंट को वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, और एब्डोमिनल डिसेंशन है, और वो भी मार्क्ड, ठीक है। एक डिजीज है, डिजीज का नाम है आपके पास पैरालिटिक आइलियस, ठीक है, पैरालाइटिक आलियस। ये पोस्ट ऑपरेटिव डिजीज है, जिस जो सी भी पेशेंट जो होते हैं जिनका ऑपरेट हो, सर्जरी हो, तो वो अगर वो कंप्लेन करें वोमिटिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद हो जब हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है उस केस में पेशेंट आपके पास कौन कौन से 4 सिम्टम लेके आता है, abdominal पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड abdominal डिसेंशन। बट इन केस ऑफ पैरालिटिक इलियस आप एब्डोमिनल पेन को निकाल पाएंगे, ठीक है। एब्डोमिनल पेन को निकाल दें तो जो 3 चीजें बच जाती हैं, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, पैरालिटिक इलियस की, ओके। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको चेक करना चाहेंगे, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड या मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है यहाँ पे पोटासियम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीडिंग होती है, वहां पे आपका पोटाशियम लॉस हो जाता है, ओके। लेकिन कुछ फिर आफ्टर सर्जरी में, सर्जरी के बाद क्या होता है, पोटाशियम की शिफ्टिंग हो जाती है इनटू सेल, उस वजह से ब्लड में वो पोटाशियम कम हो जाता है, ठीक है। काफी पेशेंट्स आपके जो होते हैं वो एनपीओ होते हैं, नील पर ओरल रहते हैं, ओके। इनका इंटेक कम होता है,
डिक्रीज इनटेक की वजह से पोटाशियम की कमी हो सकती है। तो काफी वजूहत हैं हाइपोक्लीमिया की। तो आपके पास इसलिए जब भी ऐसे पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट जब कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंप्लेन करते हैं, तो उनको क्या देती है, उनको हम देते हैं KCl इन्फ्यूजन देते हैं, पोटाशियम क्लोराइड की इन्फ्यूजन देते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ पोटाशियम इन हिज ब्लड। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाता है, पोटाशियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में? टॉक्सीमिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस और जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। अब टॉक्सीमिया क्या है? सेप्टिक शॉक, सेप्सिस हो गई है पेशेंट को। ओके, ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, जो वो बाउल्स की स्ट्रैंगुलेशन हुई हैं उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो गया, सेप्सिस हो गया। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को होगी तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, तो इट कैंट कॉज डेथ। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो तो फिर कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को भी मॉनिटर करते हैं और वो उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, और ये भी कॉज नहीं कर सकते डेथ की। जनरलाइज पेरिटोनाइटिस अगर सीवियर हो जाए, सिम्टोमेटिक हो जाए तो फिर कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आपके पास कॉज है वो डेथ की इन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इज टॉक्सीमिया, सेप्सिस की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो जो आपके बाउल्स की स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है उनसे क्या हो जाती है, सेप्टिक शॉक हो जाता है पेशेंट को। ओके, और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? इज करेक्ट ऑप्शन इज टॉक्सीमिया ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेशेंट्स डू नॉट हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ परफोरेशन? कहता है कौन से टाइप्स के ऐसे पेशेंट हैं जिनमें परफोरेशन का रिस्क बिल्कुल नहीं होता, डू नॉट हैव रिस्क। एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो, कोई जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, या कोई डायबिटिक हो, या लास्ट में ओबीज पेशेंट हो। अब कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसमें परफोरेशन का रिस्क बहुत कम होगा? और वो ऑप्शन आपके पास बन जाता है डी, डेल्टा। ओबीज पेशेंट में परफोरेशन का रिस्क बहुत कम होता है। क्यों? अब अगर ए क्यों नहीं है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज की बात की जाए, ठीक है, आपको पता है जब एक्सट्रीम ऑफ एज होगा, एल्डर एज का पेशेंट होगा, तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो वो जो भी प्रिपरेशन का स्टेप्स हो गए वो उनको सही तरीके से इम्यूनि इम्यूनोलॉजिकली रिस्पॉन्स, जो उसके इम्यून रिस्पॉन्स होगा टुवर्ड द इन्फ्लेमेशन, वो बहुत कम होगा, तो परफोरेशन उसमें हो सकती है। ओके, अगर बात की जाए इम्यूनो कम्प्रोमाइज में, इसमें भी सेम भाई के इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पुअर होगा, तो वो परफोरेशन हो सकती है इस पेशेंट में। डायबिटिक पेशेंट, आपको पता है डायबिटिक पेशेंट में हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, तो उसमें भी रिस्क होता है। एक ओबीज पेशेंट है जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है फॉर द परफोरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बनता है, ओबीज पेशेंट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 8 months old child presented to emergency with screaming, चिल्ला रहा है, abdominal distension and current jelly stool in X-ray of this patient, which sign you will find? अब इसमें वो क्या बताना चाह रहा है, इसने इस पूरी डिजीज में उसने क्या बताया है? कहते हैं पेशेंट इमरजेंसी में आया, चिल्ला रहा है, डिस्टेंशन है, और करंट जेली स्टूल। जहाँ पे भी करंट जेली स्टूल्स का जिक्र आ जाए तो आपके पास जहन में कौन सा डायग्नोसिस आ जाना चाहिए, विच इज ऑल अबाउट इंटरसेप्शन। ठीक है, इंटरसेप्शन का ये इसने केस बताया। तो फिर वो कह रहा है कि एक्सरे करवाएंगे आप इस पेशेंट का, तो कौन सा साइन आपको नजर आएगा? और वो साइन आपको नजर आएगा क्लॉ साइन। ओके, क्लॉ साइन आपको नजर आता है इंटरसेप्शन में। तो इस पूरे केस में एक तो हमने इंटरसेप्शन के बारे में पढ़ा कि पेशेंट आपके पास, ठीक है, पेन के साथ आता है, डिस्टेंशन के साथ आता है, करंट जेली स्टूल मिलता है, एक्सरे पे क्या मिलता है आपको, क्लॉ साइन मिलता है। तो इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, बीटा। अच्छा, क्वेश्चन 8,
क्वेश्चन 8 की बात की जाए तो कहते हैं बैरियम स्टडीज ऑफ द पेशेंट शोड इन्वेजिनेशन ऑफ आइडियम इनटू कॉलिक, व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस। कहता है कि पेशेंट की बैरियम स्टडीज की हैं तो वहां पे हमें कुछ इन्वेजिनेशन भी मिली इलियम टू इनटू सीकम या इलियम इनटू कॉलिक, व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस। तो इस केस में उन्होंने तीन चार चीजें बयान कर दी हैं, उनको पढ़ते हैं। नंबर वन, इन्वेजिनेशन मिली इलियम टू इंटू कॉलिक, आइलियम इंटू कॉलिक आपको मिली इन्वेजिनेशन। अब और फिर वो कह रहा है व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस, सीकल वल्वुलस, यूनेटल वल्वुलस, इंटरसेप्शन और मिकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, तो मिकल डाइवर्टिकुलम तो बिल्कुल नहीं बनता है, आपको पता है डाइवर्टिकुलम क्या होता है, आउट पोचिंग होती है। ओके, तो ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल गलत है। इंटरसेप्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इन्वेजिनेशन होती है, किसी जीआईटी का एक पार्ट दूसरे पार्ट में क्या होता है, इन्वेजिनेट किया हुआ होता है। तो ये है आपके पास पेट क्वेश्चन है इंटरसेप्शन का। ओके, एक चीज और उन्होंने बयान की है, आइलियम इंटू कॉलिक। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट। ओके, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है इंटरसेप्शन के लिए, इलियोकॉलिक। ठीक है, इलियोकॉलिक आपके पास मोस्ट कॉमन साइट है फॉर द इंटरसेप्शन। ठीक है, तो भाई इसने बैरियम स्टडीज में उसने दिखाया कि पेशेंट इलियम इंटू कॉलिक इन्वेजिनेशन हुई है, तो ये डायग्नोसिस किसके आपके पास, इंटरसेप्शन का। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। आगे वो कहते हैं क्वेश्चन 9, 18 years old boy presented to emergency after a running competition। रनिंग कंपटीशन के बाद पेशेंट इमरजेंसी में आया है हमारे पास। ही complained of sudden onset acutely painful testicular lump and nausea vomiting। पेशेंट को टेस्टिकुलर लंप है, पेनफुल है। when the doctor lift the scrotum, pain increased, what is likely diagnosis। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये जब भी acute painful testicular lump and on examination on lifting the scrotum if the pain increases, this is the pet question of testicular torsion। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बनता है यहाँ पे, चार्ली। Which of the following is the most likely causative organism for epididymitis in a sexually active young male। ओके, तो ऑर्काइटस, एपिडिडमाइडोऑर्काइटस की इन्होंने यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है। और इन सेक्सुअली एक्टिव यंग मेल में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपके पास होता है निजेरिया गोनोरिया। ओके, तो ये आपको याद रखिएगा, निजेरिया गोनोरिया इज द causative organism for epididymitis in sexually active young male। The correct option is Charlie, C। Question 11, a 3-year-old child presented with scrotal lump which has trans eliminability positive, what is likely diagnosis। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो स्क्रोटल लंप और जिसकी ट्रांस एलिमिनेशन पॉजिटिव हो तो वो लाइकली डायग्नोसिस किसका होता है, हाइड्रोसील का। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ टेराटोमा। ठीक है, जो हमारे टेस्टिकुलर ट्यूमर है टेराटोमा एक, उसका ट्यूमर मार्कर कौन सा है, और वो आपके पास है अल्फा फीटोप्रोटीन। ओके, अल्फा फीटोप्रोटीन इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ बट टेराटोमा। ओके, बीटा एचसीजी सेमिनोमा, जो सेमिनोमा ट्यूमर है उसका ट्यूमर मार्कर है आपके पास क्या, बीटा एचसीजी या कोरियोकार्सिनोमा। बीटा एचसीजी इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ कोरियो कैंसर, कोरियोकार्सिनोमा, एंड अल्फा फीटोप्रोटीन इज द टेराटोमा। पीएसए आपको पता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर का, सीईए आपके पास पता है कोलोरेक्टल कैंसर का ट्यूमर मार्कर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाता है, बीटा। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। मैंने आपको बताया था कि आपके एनआरई में सुचर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, एब्जॉर्बेबल सुचर्स, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स, तो इनकी आपने टाइप्स याद रखनी है। ठीक है, तो इनमें आपके पास एक ही नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स है विच इज प्रोलीन।
प्रोलीन इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। तो ये याद रखने वाली बात है, इसको अच्छे से आप याद रखिए। ओके। और बाइक्रल, मोनोक्रिल, क्रोमिक कट, ये बी सी डी ये आपके पास एब्जॉर्बेबल स्विचेस की टाइप्स हैं। क्वेश्चन 14, व्हेन शुड बी स्विचर्स रिमूव्ड फ्रॉम सोल्स। ठीक है, एक तो आपने स्विचेस की टाइप्स भी याद रखनी है, को कौन सा एब्जॉर्बेबल है, कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल है, और दूसरी आपने याद रखना है कि कौन से स्विचेस को कब आपने रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा सोल्स पे आप स्विचेस को रिमूव कब करते हैं, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है 14 डेज। ओके, सोल्स या पाम्स दोनों, इनकी हार्ड सरफेस हार्ड स्किन होती है ना, तो इनके लिए आप 14 डेज बाद यहाँ पे स्विचेस को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन 14 डेज बन जाता है। क्वेश्चन 15, 4 year old child presented to doctor because his parents noticed blood in stool. This is the only symptom. ठीक है, एक बच्चा आया डॉक्टर के पास, उसके पेरेंट्स ने नोट किया ब्लड इन स्टूल, सिर्फ यही सिम्टम था। देन द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम एंड सेड इट्स अ कॉमन एंड इट कैन बी प्रिवेंटेबल। याद रखिए, एनल फिशर, एनल फिशर, द टीयर इन एनल। ठीक है, तो इट इज द प्रिवेंटेबल। ओके, ये बहुत बहुत कॉमन होता है बच्चों में। ओके, और ये प्रिवेंटेबल है, ये कोई डिजीज ज्यादा ये नहीं है कि इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। हेमराइड्स हैं आपके पास, प्रिवेंट किए जा सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं। जुवेनाइल पॉलिप, इंटरसेप्शन, बट द एनल फिशर इज प्रिवेंटेबल। ओके, तो दिस इज द कॉमन एंड इट इज प्रिवेंटेबल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास डेल्टा बन जाता है। क्वेश्चन 16, a scenario of anal fistula on 7 o'clock, planning for fistulotomy, asking about the common area of anorectal fistula। सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछना चाह रहे थे व्हाट इज द कॉमन एरिया ऑफ एनोरेक्टल फिस्टुला। ओके, तो आपके पास कुछ एरियाज हैं, बट द मोस्ट कॉमन जो आपके पास है विच इज द मीडियल पोस्टीरियर सर्फेस। जो मीडियल पोस्टीरियर साइट है, इट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द एनोरेक्टल फिस्टुला। ये याद रखने वाली चीज है, मीडियल पोस्टीरियर सर्फेस। ओके, करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अल्फा बन जाता है। क्वेश्चन 17, 36-year-old male patient, known case of Crohn disease, on infliximab and azathioprine, presented with perianal swelling and tenderness. What is the most appropriate management? जी जनाब, पेशेंट आपके पास आया पेरी एनल स्वेलिंग और टेंडरनेस के साथ। जब भी पेरी एनल स्वेलिंग है और टेंडरनेस है, तो ये आपको शो करवा रहा है वहां पे कोई एब्सेस बनी हुई है। ठीक है, और एब्सेस का आपको पता है एक ही ट्रीटमेंट होता है, विच इज द इंसिजन एंड ड्रेनेज। ठीक है, इंसिजन करें और ड्रेन करें, तो इसके पास ये करेक्ट ऑप्शन इज द डी, डेल्टा। यहाँ पे इन्फ्लिक्सीमैब डोज की चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स की, लेकिन एंटीबायोटिक्स आपने देने हैं लेकिन आफ्टर इंसिजन एंड ड्रेन करने के बाद। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाता है? आई एन डी, इंसिजन एंड ड्रेनेज। क्वेश्चन 18 में वो कहते हैं अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेनलेस ब्लड इन स्टूल, biles reduced spontaneously, HB is very low, diagnosis of hemorrhoids was made, which of the following is definitive management। अब जनाब, यहाँ पे वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, एक तो टाइप्स ऑफ हेमरेट्स, कह रहा है बाइल रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली। आपको पता है हमने जो हेमराइड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की थी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ। ठीक है, जो फर्स्ट डिग्री है वो अंदर ही रहते हैं हेमराइड। ठीक है, सेकंड डिग्री बाहर आते हैं बट दे रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली, थर्ड डिग्री नीड्स मैनुअल रिडक्शन एंड द फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स्ड, वो बाहरी रहते हैं हमेशा। ओके, तो डिग्री की बेस पे ट्रीटमेंट है। फर्स्ट डिग्री में हम क्या करते हैं? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। सेकंड एंड थर्ड डिग्री में पेशेंट को क्या करते हैं आप? रबर बैंड लाइगेशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक सेकंड डिग्री का केस था और वो आपसे उसने
डेफिनेटिव मैनेजमेंट पूछा है तो वो आपके पास क्या बन जाता है, रबर बैंड लाइगेशन। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन 19। A patient whose weight is 45 kg was presented to burn center. His right arm, right anterior leg, front of chest and abdomen were burnt. Calculate total burn surface area। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपके NRE 1 के हवाले से। ये बहुत बहुत बार ये रिपीट होते हैं। तो रूल ऑफ वेलेस रूल ऑफ 9 आपको याद होगा बर्न में। तो इसमें एक तो इसमें क्या बताया, राइट आर्म बताया है। ओके। तो राइट आर्म की अगर हम बात की जाए तो राइट आर्म को हमने कितने, बेलस रूल ऑफ 9 कितना कहता है, 9। एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया नहीं है कि एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, उसने पूरा बता दिया कि राइट आर्म। अब ये एंटीरियर भी है पोस्टीरियर भी है, तो इसका हम 9 ये दे देंगे, राइट एंटीरियर लेग। ठीक है। तो राइट एंटीरियर लेग पे कितने थे, 9। फ्रंट ऑफ चेस्ट 9। फ्रंट ऑफ एब्डोमेन 9। तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाता है, 36% बर्न्ड एरिया। ओके। अगर वो कह देता फ्रंट ऑफ लेफ्ट आर्म, फ्रंट ऑफ राइट आर्म, तो फिर ये 4.5 बन जाता। ओके। 4.5 बन जाता तो हमारे पास ये आंसर इसका बन जाता 31.5%। ओके। तो इसने क्योंकि यहाँ पे राइट आर्म बताया है, राइट एंटीरियर लेग, या अगर आपको अगर वो यहाँ पे एंटीरियर का जिक्र ना करता, सिर्फ बोल देता राइट लेग बोल देता, तो एंटीरियर भी इन्वॉल्व थी, पोस्टीरियर भी इन्वॉल्व थी, तो फिर आपका कितना बन जाता था, 18 बन जाना था। ओके। इस तरीके से आपने ये वेलस रूल ऑफ 9 अच्छे से पुट करना है यहाँ पे। क्वेश्चन 20 कहता है फॉर द सेम अबव सिनेरियो, अबव सेम सिनेरियो है, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन फर्स्ट 8 आवर। अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। सेम आपने भाई फार्मूला लगाना है, पार्कलैंड फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या कहता है, 4 × वेट इन kg। अब यहाँ पे वेट पेशेंट का कितना था, 45। ठीक है। और 4 × वेट इन kg इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और वो कितना हमने बनाया, 36%। ठीक है। तो ये टोटल आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाता है 6480 मिलीलीटर। ओके। लेकिन उन्होंने पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन फर्स्ट 8 आवर। आपको पता ही है कि फर्स्ट 8 आवर में हाफ सोल्यूशन देते हैं हम, और नेक्स्ट 16 आवर में हम नेक्स्ट हाफ सोल्यूशन देते हैं। तो हमने टोटल सोल्यूशन कितना बनाया, 6480 मिलीलीटर। तो फर्स्ट 8 आवर में आप कितने लेंगे, 3240 ml। द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। ओके। इस तरीके से आपने इनको कैलकुलेट करना है। चलें जी, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं 55 ईयर ओल्ड मेल डायग्नोस्ड विद एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, IV heparin and IV fluid started. What is the most appropriate next step in the management of this patient? एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के बारे में उन्होंने बताया है कि पेशेंट को डायग्नोज हो गया है, हेपरिन स्टार्ट की, ओके, IV फ्लूइड स्टार्ट किए, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। क्लिनिकली क्लिनिकली पेशेंट का लिम्ब इस्कीमिया डायग्नोज हुआ है, तो उन्होंने क्लिनिकली पेशेंट को क्या दे दी, एप्रिन दे दी और IV फ्लूइड दे दिए। फिर नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि पेशेंट की मैनेजमेंट में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, CT एंजियोग्राफी, immediate embolectomy, DSA, which is known as digital subtraction angiography, and lastly ultrasound duplex। Okay, तो ultrasound duplex is most appropriate next step in the management of this patient। ठीक है। क्योंकि क्लिनिकली तो उन्होंने डायग्नोज किया है एक्यूट लिम्ब ALI को। ओके। फिर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया। अब फिर डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से वो देखना चाहेंगे कहाँ पे जाके किस पार्ट में स्कीमिया है। तो इसलिए आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, अल्ट्रासाउंड डुप्लेक्स। द करेक्ट ऑप्शन इज
डेल्टा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। A patient had surgery one day ago. He had diminished breath sound in the left lower lobe. How to manage? जी जनाब। पेशेंट की एक दिन पहले सर्जरी हुई है। अब एग्जामिनेशन पे डायमेंस्ड ब्रेथ साउंड है ऑन द लेफ्ट लोअर लोब। ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव डायमेंस्ड ब्रेथ साउंड इट लीड, ये कहलाता है एटीलैक्टेसिस। ओके, क्या कहलाता है? एटीलैक्टेसिस। तो ये क्या है? पोस्ट ऑपरेटिवली जब पेशेंट को एसओबी स्टार्ट हो जाए, डायमेंस्ड ब्रेथ साउंड स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम एटीलैक्टेसिस बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव एटीलैक्टेसिस। तो इसका ट्रीटमेंट हमारे पास होता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एक टूल सा है जिसमें पेशेंट की, ताकि जो ब्रेथ्स हैं वो ठीक तरीके से पेशेंट लेना स्टार्ट हो जाए। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री या पेशेंट को चेस्ट फिजियो करवाते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को। ठीक है। इस पेशेंट में चेस्ट ट्यूब इंसर्शन की कोई भी इंडिकेशन नहीं बनती, नीडल डिकम्प्रेशन की कोई नहीं बनती, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकते। ओके, तो पेशेंट को क्या करना है? इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवानी है। क्वेश्चन 23। A patient presented after RTA, road traffic accident. He is not opening his eyes. Patient had incomprehensible sounds and abnormal flexion. Calculate the GCS score. यहाँ पे वो आपसे GCS स्कोर कैलकुलेट करवाना चाह रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले आपको क्या बताया है? एक तो उन्होंने आपको बताया है पेशेंट अपनी आंख नहीं खोल रहा। ठीक है। अगर आई ओपनिंग की बात करें तो ठीक है, आपके पास आई ओपनिंग का स्कोर यहाँ पे क्या बन जाता है? 1। पेशेंट हैड इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड। ओके, पेशेंट को इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड है, तो उसका भी आपके पास क्या स्कोर बन जाता है? इस यहाँ पे आपके बन जाते हैं 2 स्कोर। ठीक है। एंड एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन के आपके पास बन जाते हैं 3 स्कोर। ठीक है। तो ये टोटल आपके पास क्या बन जाता है? 6। ठीक है। तो जीसीएस स्कोर यहाँ पे आपको क्या बन जाता है? 6 बन जाता है। तो जीसीएस स्कोर आपने अच्छे से पढ़ना है, कैलकुलेट करना है, आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कहते हैं 25 ईयर ओल्ड मेल इन्वॉल्व इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इज करंटली डिस्पनिक विद रेस्पिरेटरी रेट 40 प्रेस पर मिनट। ब्रेथ साउंड आर मार्कडी diminished on the right side and raised JVP. Which of the following is the first step in management? ठीक है। तो अब सबसे पहले तो बात की जाए, ये आपके पास केस किस चीज का बनता है? पेशेंट को क्या हुआ है? पेशेंट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ है। अभी आपके पास आया डिस्पनिंग के साथ, रेस्पिरेटरी रेट बहुत बड़ा हुआ है उसका, ब्रेथ साउंड डायमिस्ड है राइट साइड पे, जेवीपी रेज्ड है। ठीक है। तो ये आपके पास टिपिकल केस है टेंशन निमोथोरेक्स। किसका? टेंशन निमोथोरेक्स का। और टेंशन निमोथोरेक्स का ट्रीटमेंट है आपके पास नीडल डीकम्प्रेशन। ओके, नीडल decompression इज द ट्रीटमेंट फॉर टेंशन pneumothorax। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? नीडल decompression। आगे चलते हैं। व्हेन टू इंट्यूबेट द पेशेंट व्हेन जीसीएस इज, पेशेंट को कब इंट्यूबेट करना चाहिए? जब उनका जीसीएस 8 या 8 से कम होना चाहिए। ठीक है। 8 या 8 से कम जीसीएस वाले पेशेंट को हम क्या कर देते हैं? इंट्यूबेट कर जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 26. What is the most common cause of small bowel obstruction in a non-operated abdomen? Okay. अब 3 चीजें हो सकती हैं, आप यहाँ पे आप याद रखिएगा। एक है यहाँ पे नॉन ऑपरेटेड एब्डोमेन, एक हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमेन। ठीक है। या तीसरी चीज हो सकती है प्रायर सर्जरी एक्सिस्ट। ठीक है।
तीन केस है आपके पास। एक केस ये है कि पेशेंट है, उसका कभी भी कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ, नॉन ऑपरेटिव एब्डोमेन है, तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉज स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की क्या हो सकती है। दूसरा केस ये है कि पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है और कुछ दिन बाद पेशेंट क्या आपके पास सिम्टम लेके आ गया स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की। तीसरा केस ये हो सकता है कि पेशेंट की पहले सर्जरी हुई थी और अब वो आपके पास आ गया जनाब क्या लेके स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर। नॉन ऑपरेटेड एब्डोमेन में मोस्ट कॉमन कॉज इज हर्निया। ठीक है, हर्निया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इन नॉन ऑपरेटेड वुमेन इन द स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन की जो मेन काज है और वो भी किस में, नॉन ऑपरेटेड एब्डोमेन में, इज हर्निया। अगर बात की जाए पोस्ट ऑपरेटिवली, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को क्या हो गया, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाता है एडहीजन्स। ठीक है, एडहीजन्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज। ओके, एडहेजन। ओके, ये प्रियर सर्जरी की बात की जाए, पहले सर्जरी हुई हुई थी, तो यहाँ पे पैरालिटिक इलियस बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन इन नॉन ऑपरेटेड एब्डोमेन, तो आपके पास क्या है, हर्निया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं फीमेल पेशेंट पोस्ट ऑप विद पैरालिटिक इलियस लैब्स शोड हाइपोक्लेमिया, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट थी, पैरालिटिक इलियस के साथ आई, ठीक है ना, लैब्स ने क्या शो करवाया, हाइपोक्लीमिया शो करवाया, तो व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। सीरम ऑस्मोलैरिटी चेक की जाए, यूरिनरी पोटाशियम चेक किया जाए, या स्टूल पोटाशियम चेक किया जाए, या ईसीजी की जाए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके बन जाता है ईसीजी। ठीक है, तो हाइपोक्लीमिया वाले पेशेंट के आपने यहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करनी चाहिए, ईसीजी करनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी बन जाता है। क्वेश्चन 28, hernia which is arising lateral to inferior epigastric artery is which type of hernia। तब ये हर्निया के आपसे टाइप पूछ रहे हैं। hernia which is arising lateral to inferior epigastric artery is with indirect inguinal hernia। The hernia which arises to medially to inferior epigastric artery is what direct inguinal hernia, and the hernia which arises lateral to inferior epigastric artery, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट। तो ये आपने रिलेशन इनका अच्छे से याद रखना है। डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया का रिलेशन इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ क्या होता है, मीडियली, और इनडायरेक्ट का लेटरली, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया बन जाता है। Question 29. A hernia which arises below and lateral to pubic tubercle is which hernia? तो ये भी एक याद रखने वाली बात है, वो हर्निया जो लेटरल प्यूबल टुबरकल के लेटरल और बिलो राइज करता है इज फीमोरल हर्निया। ठीक है, जो फीमेल्स में होता है फीमोरल हर्निया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। Question 30. A known case of asthmatic patient presented to surgery OPD with complaining of inguinoscrotal lump with dull ache, which had dull ache. Doctor performed ring occlusion test which turned to be positive. Which type of hernia patient had? पेशेंट आपके पास आया है इनग्वाइनोस्क्रोटल लंप के साथ, डल था, पेन था, डॉक्टर ने रिंग ओक्लूजन टेस्ट किया, रिंग ओक्लूजन टेस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये आपके पास कौन सा टाइप का हर्निया बन जाता है। अब आपको याद होगा हमने इनग्वाइनल कैनाल के बारे में पढ़ा था, तो इनग्वाइनल कैनाल आपके पास दो रिंग होते हैं, एक होता है यहाँ पे डीप रिंग, और यहाँ पे होता है सुपरफिशियल रिंग। ओके, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि वो हर्निया विच इंटर इनटू डीप रिंग एंड पूरी इनग्वाइनल कैनाल घूमता फिरता है और सुपरफिशियल रिंग यहाँ से निकल आता है। ठीक है, द हर्निया विच इंटर इनटू डीप रिंग, ठीक है, डीप रिंग से इंटर हुआ, यहाँ से इंटर हुआ, पूरे इनग्वाइनल कैनाल वो घुमा फिरा और सुपरफिशियल रिंग से बाहर आ गया, ऐसे हर्निया को हमने क्या नाम दिया था, इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। लेकिन ऐसा हर्निया जो डायरेक्टली ही
सुपरफिशियल रिंग से निकल आया, ठीक है ना, डायरेक्टली यहाँ से निकल आया, तो इसको हमने क्या किया था, डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। अब रिंग यूक्लियन टेस्ट क्या करता है, रिंग यूक्लियन टेस्ट में हम करते ही हैं कि जो डीप आपका ये सुपर यहाँ पे ये जो रिंग होता है इसको आप प्रेस कर लेते हो, ठीक है, प्रेस कर लेते हो, ब्लॉक कर देते हो, फिर पेशेंट को आप कहते हैं कि पेशेंट को कब करवाते हो आप, या पेशेंट को कह देते हैं कि खड़े हो जाए, ठीक है। तो जैसे वो खड़ा हो जाए या कब करेगा, अगर वो होगा इनडायरेक्ट, तो वो वहां पे बाहर वापस नहीं निकलेगा, अपीयर नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, हमने पढ़ा है कि इनडायरेक्ट वाला जो है पूरा डीप डीप रिंग से इंटर होगा और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो जब आपने डीप रिंग ही ब्लॉक कर दिया, पहले आपने पहले पहले क्या किया, हर्निया को रिड्यूस करवाया, ओके, पहले आपने हर्निया को रिड्यूस करवाया, हर्निया को वापस किया है, वापस करके आपने रिंग को ब्लॉक किया है, अगर फिर खड़ा करवाया या कफ करवाया, कफ करवाने पे या खड़ा करने पे अगर हर्निया बाहर आ गया तो वो डायरेक्ट है, ठीक है, अगर नहीं आया तो वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट था मतलब आपने यहीं पे, क्योंकि वो इंटर यहीं से हो रहा था और आपने इसकी वो जो एंट्री पॉइंट था वो भी आपने इसका ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे इसमें क्या बोलता है, रिंग क्लियन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब हर्निया अपीयर हो गया, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। क्वेश्चन 31। 32-year-old woman presented to clinic complaining of left breast pain and nipple bloody discharge. No family history of breast cancer, normal breast and lymph nodes on examination. Which of the following is the most appropriate test? तो ब्रेस्ट लम्प के लिए आपके पास दो चीजें हैं। ब्रेस्ट लम्प के साथ जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करनी होती है, ट्रिपल असेसमेंट करनी होती है ना, ट्रिपल असेसमेंट, फिजिकली एग्जामिनेशन करनी होती है, ओके, और बाद में हमने इमेजिंग, और उसके बाद हमने क्या करना होता है, बायोप्सी करनी होती है, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या करना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड में हमने क्या करना होता है, इमेजिंग, ओके, और लास्ट में थर्ड में हमने क्या करना होता है, पेशेंट की बायोप्सी लेनी होती है। अब अब यहाँ पे उन्होंने इमेजिंग जो है वो डिपेंडेंट होती है, एज डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे पेशेंट की एज क्या है, 32 years old, क्या है, 32 year old। लेस देन 40 वाले पेशेंट के हम हमेशा क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड, और मोर देन 40 वालों की आप क्या करते हैं, मैमोग्राफी, ओके। तो यहाँ पे पेशेंट के वो क्या बता रहे हैं, एज 32 है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है, अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन 32। 21-year-old female presented to clinic with 2 month history of right breast lump. It started as 2 centimeter lump in size, oval shaped and mobile lump. The lump size fluctuates around the menstruation. What is the likely diagnosis? तो इस पूरे केस में एक बहुत सा सिंपल सा केस है, पेशेंट को 2 मंथ हिस्ट्री है ब्रेस्ट लम्प की, ठीक है ना, तो ये आपके पास एक पेट क्वेश्चन बन जाता है अबाउट द फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है, क्या बन जाता है, फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा क्या है, ठीक है, एक तो ओवल शेप्ड होता है, मोबाइल लंप होता है, ठीक है ना, और ये इसका साइज जो है फ्लक्चुएट करता है अराउंड द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में काफी सारे हिंट्स है टुवर्ड फाइब्रो एडिनोमा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन जाता है, बीटा फाइब्रो एडिनोमा। Question 33. 55-year-old female presented with right-sided breast lump, which has unilateral cheesy discharge from the nipple. On examination, nipple were retracted and cracked areola. What is likely diagnosis? तो ये आपके पास एक पेजर्स डिजीज का उन्होंने पेट क्वेश्चन बताया है, ठीक है। पेजर डिजीज क्या होती है, पेशेंट को लंप होता है, ठीक है, लेकिन यूनिलेटरल होता है, ठीक है, यूनिलेटरल लंप होगा और चीजी डिस्चार्ज होगा निप्पल से। एग्जामिनेशन पे आपको निप्पल रिट्रैक्टेड मिलेंगे और एरियोला क्रैक्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिजीज किसका है, पेजेट डिजीज का एक पेट क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बीटा यहाँ पे बन जाता है। क्वेश्चन 34। अ पेशेंट पोस्ट थायराइडेक्टमी हैड आर्म spasm ड्यूरिंग द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? पेशेंट की थायराइडेक्टमी हुई है,
थायराइडेक्टमी के बाद पेशेंट अपना बीपी चेक करवाने गया तो उसको आर्म स्पैज्म होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आर्म स्पैज्म किसका फीचर है? टेटनी का। ठीक है, टेटनी। ठीक है, टेटनी का क्या है, किस वजह से हुआ? ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया यहाँ की हुआ। ठीक है, तो जब भी पेशेंट, जब डॉक्टर या सर्जन थायराइडेक्टमी करते हैं, दे एक्सीडेंटली रिमूव द पार्ट ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं एक्सीडेंटली, जिससे हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाती है। ठीक है, जो पैराथायराइड ग्लैंड था हमारा कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा था, जिस वो रेगुलेट नहीं करेगा तो बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया होगा तो टेटनी होगा, टेटनी होगा तो आर्म स्पैज्म। ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे चेक द सीरम कैल्शियम। ठीक है, सीरम कैल्शियम आपने चेक करना है इस केस में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास चार्ली बन जाता है। A case of hyperthyroidism and palpitation, what will you do for her as initial management? पेशेंट आपके पास आया है हाइपरथायराइडिज्म के साथ और पेल्पिटेशन के साथ। ठीक है, तो इनिशियल मैनेजमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले अपने सिम्टोमेटिक पेशेंट को ट्रीटमेंट करना होता है, पेल्पिटेशन को आप ट्रीट करोगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरथायराइडिज्म और पेल्पिटेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए तो सबसे पहले आप किसको कंट्रोल करेंगे? पेल्पिटेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो पल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या देंगे? एक बीटा ब्लॉकर देंगे विच इज प्रोप्रानोलोल, ताकि उसका हार्ट रेट कंट्रोल हो सके। ठीक है, प्रोथाइल यूरासिल या मिथीमाजोल, एस इनहिबिटर का वैसे यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? प्रोप्रानोलोल, एक बीटा ब्लॉकर देंगे बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। Question 36. A child with painless neck nodule that moves upward and down on swelling and also on protrusion of tongue, what is most likely diagnosed? ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक लंप है जो मूव अप करता है स्वेलिंग पे भी और प्रोट्रूजन पे भी, तो वो आपके पास है थायरोग्लॉसल सिस्ट का। ठीक है, लेकिन जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या होता है? इट मूव्स अप and down on swelling but do not move and upward on protrusion of tongue। ठीक है, टंग प्रोट्रूजन पे थायराइड ग्लैंड नहीं करता है, तो क्वाइटर होता है। ओके, जबकि थायरोग्लॉसल सिस्ट मूव अपवर्ड एंड डाउन ऑन स्वेलिंग पे भी करता है और प्रोट्रूजन ऑफ टंग पे भी करता है, तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। Question 36. A patient post thyroidectomy was unable to maintain a high pitched voice. Which of the following is likely injured nerve? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पोस्ट थायराइडेक्टमी अगर पेशेंट हाई पिच्ड वॉइस मेंटेन ना कर पा रहा हो तो मोस्ट लाइकली इंजर्ड नर्व जो है आपके पास होती है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये इसको आपने याद रखना है। इसी से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38। पेशेंट डेवलप हॉर्सनेस आफ्टर थायराइडेक्टमी। थायराइडेक्टमी के बाद पेशेंट को क्या है? हॉर्सनेस डेवलप हो गया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, पिच्ड ऑफ वॉइस को मेंटेन क्या करता है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। और हॉर्सनेस डेवलप हो जाए तो फिर ये कौन सी नर्व इंजर हो सकती है आपके पास? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। यहाँ पे बीटा ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन 39। 32-year-old male with neck mass and dysphagia, ultrasound done and showed mass of 2 into 3 centimeter. FNAC revealed hypercellular of large, poorly cohesive spindle-like shaped cells. Labs showed high calcitonin. Which are the following the most likely diagnosis? थायराइड कैंसर हमने पढ़े थे, तो थायराइड कैंसर में इन्होंने अब कुछ फाइंडिंग बताई हैं, इसमें जो बहुत सारी एक ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है और वो है कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हाई होता है ड्यूरिंग मेडलरी कैंसर। ठीक है, हम जितने भी ये जो पेपिलरी कैंसर है, एनाप्लास्टिक कैंसर है, फोलिकुलर कैंसर है, इन केस में आप जो थायरोग्लोबिन होता है ना वो रेज्ड होता है, बट कैल्सीटोनिन इज ओनली इंक्रीज इन केस ऑफ मेडलरी कैंसर। ये आपने याद रखना। ठीक है, मेडलरी कैंसर में क्या, अगर आप मेडलरी कैंसर, अगर वो इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी साइड से पूछना चाहें कि आप मेडलरी कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो अप करवाना चाह रहे हैं और फॉलो अप पे आप उसका क्या चेक करना चाहेंगे, तो आंसर आपका क्या होगा? कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जवाब था ये मिडलरी कैंसर, बीटा ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी हेमरेज अपीयर्स इन
विद इन 24 आवर्स, 7 to 14 days, आफ्टर वीक्स, आफ्टर मंथ। अब आपके पास ना दो तीन टाइप्स की हेमरेज होती है, रिएक्शनरी हेमरेज, प्राइमरी हेमरेज एंड द सेकेंडरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज क्या होता है, ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान पेशेंट को हेमरेज स्टार्ट हो जाए, ठीक है, रिएक्शनरी हेमरेज होती है। अगर विद इन द 24 आवर्स में हेमरेज स्टार्ट हो जाता है उसको हम प्राइमरी हेमरेज बोलते हैं। सेकेंडरी हेमरेज बोलते हैं इफ द हेमरेज अकर विद आफ्टर 7 to 14 डेज ऑफ सर्जरी, ठीक है। 7 to 14 डेज के बाद अगर हेमरेज स्टार्ट हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी हेमरेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बीटा बन जाता है।